नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये गुरुकुल का आज का जो हमारा लेक्चर है वो समाकलन पर बेस्ड है। समाकलन पर बेस्ड है का मतलब ये है समाकलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जिसमें हमने पूरा का पूरा समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, फॉर्मूलेज बताए हैं, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, तब ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप अवकलन का भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि पहले आप अवकलन के हमारे 2 लेक्चर को देखें, फिर समाकलन का जो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं समाकलन के क्वेश्चंस। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो फिजिक्स वाले लोग के लिए यूजफुल है, मैथमेटिक्स वाले लोग के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो बच्चे जो है फिजिक्स में आप समाकलन करते हैं, तो फिजिक्स में जो समाकलन यूज होने वाले हैं उसके लिए मेनली इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि फिजिक्स वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ पाए। मैथ्स में आप बहुत हाई लेवल पे और अलग अलग वैरायटी के पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक जो बार बार यूज होने वाले हैं उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं पैटर्न पर हम डिस्कस करेंगे। सो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले लिया है एक का हमको क्या करने हैं, समाकलन करने हैं। तो एक का अगर आपको समाकलन करना है, ये एक्चुअल में y का मान है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना y इक्वल टू क्या है 1। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है, किसका, y का। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, किसके सापेक्ष करने हैं, dx के सापेक्ष। तो इसका वैल्यूज आप क्या कर लीजिए, फिर रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इसी प्रकार से आप लिखेंगे। फिर हम क्या जानते थे, ये जो कांस्टेंट रहता था उसको तो आप क्या कर देते थे, बाहर कर देते थे। यहाँ पर 1 हो या ना हो इसका कोई मीनिंग है नहीं, 1 है या नहीं है, कोई मीनिंग तो होता ही नहीं है यहाँ पर। तो सिंपली एक्चुअल में आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू निकालने हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू आप डायरेक्ट भी जानते हैं, मैंने फॉर्मूले वाले वीडियो में बताया भी है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है x, बट हम इसको पूरा का पूरा ला के बताएंगे। अब हमको इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या जान रहे हैं, यहाँ पर तो चर राशि है नहीं। आप एक फॉर्मूला जानते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इस प्रकार से फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर तो आपको चर राशि दिख नहीं रहा है, तो उसके घात आप जान नहीं सकते, तो यहाँ पर हम उसको क्या लेके चलेंगे, 0। तो इसको अगला स्टेप में जब आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो x, तो x की पावर कितना है, 0 समझ लीजिए, कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 0 है। तो 0, n का मान कितना हो गया, 0। देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं, x की पावर n, अगर मैं x स्क्वायर लिखता हूं तो n का मान कितना हो गया, 2। उसी प्रकार अगर मैं x की घात 0 लिखता हूं तो n का मान कितना हो गया, 0। तो n प्लस 1 अगेन क्या होगा, 0 प्लस 1, तो ये x ही हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई फिर से क्या हो जाएगा 1, तो कुल मिला के आपका क्या आ गया 1। तो आपने क्या देखा कि अगर आप 1 का अगर आप समाकलन करते हैं तो उसका वैल्यूज क्या आने वाला है, आपका x। चलिए, आपके पास बोर्ड में एक और क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 है और इसका आपको करना है समाकलन। तो फिर से आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर माना y इक्वल टू क्या दे दिया गया है, x की पावर 3/2। तो हमको करने हैं समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ y किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 और dx। फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी लिखा था, देखिए ये कौन से पैटर्न में दिख रहा है, x की पावर में समथिंग, x की पावर में कुछ दिख रहा है। तो हमने अभी अभी क्या फॉर्मूला देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर अगर n है तो इसका जो समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो ये आपका समाकलन होता है। उस हिसाब से आप कंपैरिजन करेंगे तो x, तो x की पावर में यहाँ पर क्या है 3/2 और यहाँ पर क्या है n, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 3/2। तो अगला स्टेप में क्या होगा, x की पावर n प्लस 1, n आपका क्या है 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा यहाँ पर कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, इस वाले में मैं शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ, अच्छे से बता देता हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एक्चुअल में ये कैसे होगा, x की पावर 3, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2 और ये पूरा के बटे में आ जाता है,
उसके बाद फिर से नीचे में भी यही होगा 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्चुअल में x 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5/2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5/2। तो आप इसको और अगर अच्छा से सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये क्या है आपका भाग में है, 5/2 आपका क्या है भाग में, तो इसी को आप पलट के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 और अब ये आ गया है मल्टीप्लाई में, तो x की पावर 5/2। तो ये आपका क्या होगा आंसर। कैसे किए थे, x की पावर 3/2 तो x की पावर n, तो n आपका 3/2 था। फॉर्मूला बोलता है n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे 3 2 5/2, तो पावर में भी कितना आ गया था x की घात 5/2 और नीचे में भी 5/2। तो चूंकि ये भाग में था तो हम इसको पलट दिए हैं, तो हमने उसको मल्टीप्लाई के रूप में इसके साथ लिख दिया। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा कवर करने का कोशिश करेंगे, कुछ सेम ही रहेंगे एज इट इज बट कुछ डिफरेंट लेने का कोशिश करेंगे। अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब थोड़ा सा आपको वर्गमूल लग जाए या फिर बहुत सारे स्क्वायर लग जाए, बहुत सारे पद दिख जाएं, तो आप डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए। तो कितना सा बड़ा क्वेश्चन और कितना लेंदी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां पर आपको वर्गमूल में x √x का क्या करने हैं, समाकलन करने हैं। तो इस केस में आप इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो फिर से हम क्या मान के चल लेते हैं, माना y बराबर क्या हो गया वर्गमूल x। अब भाई ये जो वर्गमूल में जो x है √x है, इसका तो समाकलन करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आप याद करके देख लीजिए, पिछला वीडियो अगर आप देख के आए हैं तो इसका तो समाकलन करने का कोई सूत्र होता ही नहीं है। तो कैसे करें, तो इसमें आपको एक चीज पता होगा कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि ये वर्गमूल x है, तो अगर मैं चाहूं तो वर्गमूल को हटा देता हूं और वर्गमूल के बदला मैं 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर आपको आज से पहले पता नहीं था तो आप याद कर लीजिए कि अगर रूट लगा है तो 1/2, यहाँ पर घनमूल अगर है 3 है, यहाँ पर लिख दिया जाए तो 1/3, 4 है तो 1/4, इस तरीके से लिखा जाता है। तो उस हिसाब से आपका जो y है इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2। अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx लगा देते हैं, तो x की पावर 1/2 dx। फिर से ये कैसे दिख रहा है आपको, x की पावर n, तो ये कैसे होगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बस ये थोड़ा फलन का पैटर्न बदला है, फॉर्मूले सेम यूज्ड हो रहे हैं। चलिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर x की पावर n मतलब x की घात में जो है वही आपका n है, तो इस क्वेश्चन में n का मान क्या है 1/2, तो x की पावर n+1 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई n+1 मतलब 1/2 + 1। फिर से अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको तिर्यक गुणा कर देना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसे होगा, x की पावर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और पूरा के बटे में आ जाता है ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। तो नीचे में भी कितना आएगा आपका 3/2। तो चूंकि अब ये 3/2 तो डिवाइडेड में है, भाग में दिया है, हर में है, तो अब आपको अगर उसको अंश में ले जाना है या आप उसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये पलट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 3 और x की पावर 3/2। तो ये आपका क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से सेम, अब यहां पर √x दिया था तो आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। कैसे चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिए, 4th क्वेश्चन कर लो इसको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, और मैं अगर अब कर दूं इस तरीके से 1/√x, तो अब आप 1/√x का समाकलन कैसे करेंगे, तो 1/√x का समाकलन करने के लिए फिर से आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, तो फिर से इसको आपने y मान लिया था, y = 1/√x, और यही 1/√x को आप कैसे लिख सकते हैं 1/x, और रूट लगा है उसको हटाते हैं तो क्या हो जाता है 1/2। इसका मतलब आपका जो फलन जो आया वो कैसा आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 1/2। अगेन आप बोलोगे कि 1/x का समाकलन का सूत्र था, लेकिन 1/x की पावर 1/2 का कोई भी सूत्र नहीं था। तो अब क्या करें, अगेन प्रॉब्लम। तो फिर से अगर आप आपके दिमाग को थोड़ा सा और
ओपन करेंगे तो ये जो x की पावर 1/2 है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। x की पावर 1/2 हर में है, हर में है तो अंश में ले जा लीजिए। तो अंश में ले जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कुछ तो चेंज आएगा, तो घात हो जाता है माइनस में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर घातांक का नियम लगा हुआ है और हमारे चैनल पर सेपरेट घातांक के नियम करके एक लेक्चर डला हुआ है, जिसमें अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आता है तो कृपया उस वीडियो को देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। तो x की पावर माइनस में 1/2 dx, फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब चूंकि यहां पर आ गया है माइनस, आपको संभल के चलना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट हम कर रहे हैं समाकलन, तो x n+1 माइनस में 1/2, ये हो गया n+1 डिवाइडेड बाई माइनस में 1/2 +1। फिर से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो x ये है आपका माइनस में 1, ये 2 है वो इधर तिर्यक गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, प्लस में 2। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरा के बटे में आ जाता है। उसी प्रकार से नीचे में भी सेम होगा, माइनस में 1 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होता है, घट जाता है। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। नीचे भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 1/2। वो भी किस में, प्लस में ही आ रहा है वैल्यू। देखिए बड़ी में छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। फिर से 1/2 है, इसी को आप क्या कर सकते हैं, पलट दीजिए, तो ये 2 और x की पावर 1/2। अब फिर से आप या तो डायरेक्ट जो है आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं, x की पावर में 1/2। लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर मैं वर्गमूल को हटा रहा हूं तो 1/2 लगा दे रहा हूं, तो अगर 1/2 है तो मैं वर्गमूल भी लगा सकता हूं ना। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गया है, दैट इज e की पावर 2x। स्टूडेंट मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं ये दो फॉर्मूले आपके लिए, 2 फॉर्मूले मैंने लिखा हुआ है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो जो है हमारा जो फॉर्मूला वाला जो वीडियो है उसमें हमने ये 2 फॉर्मूले छोड़ दिए थे। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax, e की पावर x वाला आप देख चुके थे। e की पावर ax, जहां पर a कोई कांस्टेंट है, तो e की पावर ax का अगर आपको समाकलन करना है तो उसका मान होता है 1/a और e की पावर ax एज इट इज। उसी प्रकार आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x का अगर आपको समाकलन करना है तो वो बराबर होता है sec x के। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे छूट गए थे। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो फिर से आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो e इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2x। तो यहां पर या तो आप y मान सकते हो या फिर क्या मान सकते हो, i। तो i लेके भी चला जाता है, तो आप i भी कंसीडर करके इसको चल सकते हैं। तो i कंसीडर करके चल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x और dx। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अगर है तो उसका समाकलन कैसे होगा। तो हमने क्या बोला, e की पावर ax है तो आपको 1/a कर देना चाहिए और e की पावर ax कर देना चाहिए। अब ध्यान दो, e की पावर ax, तो a के जगह हम आपको क्या दिख रहा है, 2, और x के जगह में x। तो इसका जो समाकलन है वो क्या होता है, 1/a। तो 1/a, a आपका क्या है इस क्वेश्चन में, 2, तो ये हो गया 1/a। और फिर से एज इट इज e की पावर ax, ax मतलब 2x। तो यही आपका क्या होगा इसमें आंसर, सिंपली। लेकिन ये सिंपल कब है, जब आपको फॉर्मूला पता हो तब, इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन, 7 cot स्क्वायर x, 7 cot स्क्वायर x का आपको करना है समाकलन। अब इसका जब आप समाकलन करेंगे और आप फॉर्मूला ढूंढेंगे तो cot स्क्वायर x का समाकलन करने का सूत्र मेरे पास नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है उसका। तो अब मैं जो बता रहा था पिछले वीडियो में कि आपको त्रिकोणमिति के भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखने पड़ेंगे, उसके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, उसका रोल यहां पर आ जाता है सर्वसमीका का। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो 7 cot स्क्वायर x है इसी को अब मैं चेंज कर सकता हूं। 7 तो आपका एज इट इज है, 7 के जगह आप 7 ही लिखिए, और ये जो cot स्क्वायर x है इसको मैं बोल सकता हूं कोसेक स्क्वायर x -1।
मतलब ये कॉट स्क्वायर एक्स के जगह में मैं पूरा क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, इसका मुझे अब क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, समाकलन करते हैं। तो फिर से मान लीजिए, माना आई बराबर ये है, तो इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन जब करते हैं तो आपको पता है कि आप कांस्टेंट को क्या ले लेते हो, बाहर। अब फिर से ध्यान दीजिए, जब मैं फॉर्मूला वाला वीडियो था उसमें बताया हुआ था, यहाँ पर दो पद हैं और बीच में चिन्ह अलग है, माइनस है। तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों फलन का हमको इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को एक साथ ले लेते हैं dx, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 है तो हम उसको लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब फिर से इसको आप सिंप्लीफाई करिए। तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये जो 7 है वो पूरा ब्रैकेट के बाहर में है, ये ध्यान रखिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इस एक पद के साथ नहीं करना है, ओवरऑल मल्टीप्लाई करने हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो क्या मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स dx को समाकलन करने का सूत्र है, यस है। क्या है लेकिन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला होता है, मतलब उसका समाकलन का जो मान होता है वो होता है सिंपली कॉट एक्स माइनस में। ओके, यहां पर फिर आप जानते हैं कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बोले या फिर 1 dx बोले, उसका मान कितना हो जाता है आपका, x हो जाता है सिंपली, अगर आप ध्यान दें तो। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर मैं क्या करता हूं, इस वाले पद से और इस वाले पद से, दोनों से मैं माइनस को ले लेता हूं बाहर। 7 तो पहले से बाहर था ही, तो माइनस को मैं बाहर ले लिया, और इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, तो x प्लस कॉट x। तो इस तरीके से आपका ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। फिर से आप देख लीजिए, हमने क्या किया था, 7 कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन करना था। कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन आपके पास नहीं होता है, तो मैंने कॉट स्क्वायर एक्स के जगह मैं जानता हूं कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं। फिर मैंने 7 को कांस्टेंट होने के कारण बाहर ले लिया और इसको अलग अलग पार्ट में समाकलन किया। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस में कॉट एक्स होता है और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है एक्स। फिर से मैं दोनों पद से माइनस को कॉमन ले लिया, तो आपका ये फाइनल क्या होगा, आई का वैल्यू। ठीक है, सो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 साइन एक्स, अब ऐसा तो हमारे पास फॉर्मूले नहीं है। 4/1 माइनस साइन एक्स, इसका आपको करने हैं समाकलन। तो कैसे समाकलन करेंगे, तो अगर आपका जो फलन दिया रहता है उसका डायरेक्ट सूत्र हमारे पास जब नहीं होता है, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसको जो फॉर्मूले हमारे पास हैं उस फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश अभी हम लोग करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, आपका जो 4 है वो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स जो है इसको अंश और हर में गुणा कर देते हैं, चिन्ह को पलट के, जिसको आप हरों का परिमेयकरण भी बोलते हैं, और बीच के चिन्ह को पलट देते हैं और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हरों का परिमेयकरण बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स का अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अंश और हर में हम क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस साइन एक्स का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये 1 माइनस साइन एक्स तो पहले से था, अब ऊपर में चूंकि आपने 1 प्लस साइन एक्स का गुणा किया है तो आपको नीचे में भी 1 प्लस साइन एक्स का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा भी फॉर्मूला है मेरे पास, ऐसा अगर फलन दिख जाए तो क्या मेरे पास फिर से फॉर्मूला है इसका समाकलन करने के लिए, अगेन नहीं है। तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 अंश तो एज इट इज आप रहने दीजिए अभी फिलहाल, तो अंश को आप सेम रखिए। 4 1 प्लस क्या हो गया है आपका साइन एक्स, और ये आपको एक पैटर्न पे दिख रहा होगा। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपको ये भी नहीं दिख रहा है, क्रम बदला हुआ है, क्रम से मतलब नहीं है, गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से दिख रहा है, जहां पर a के जगह में आपको क्या दिख रहा है, 1, और b के जगह में क्या दिख रहा है, साइन एक्स। तो a प्लस बी ए माइनस बी का वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1,
b का स्क्वायर मतलब, और कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस, तो माइनस में b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x। इतना आ गया। लेकिन क्या अभी भी मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ? नहीं। अब फिर आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार जब बोल रहा हूं कि त्रिकोणमिति वाले वीडियो आप देख लीजिए या फिर फॉर्मूलेज याद कर लीजिए। अगेन यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगाया था और पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट को ही यूज किया था, सर्वसमीका को। फिर से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिख देते हैं फिर, तो 4 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, अब आप बोल सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा देर के लिए 4 को मैं पूरा बाहर है ऐसा मान के चल लेता हूं। तो उस हिसाब से अंश में आपको दो पद दिख रहे हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। मैंने 4 को क्या ले लिया है, कॉमन, तो पहला पद और दूसरा पद, तो मैं दोनों पदों में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे देता हूं। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो कैसे होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह, उसके बाद साइन एक्स और डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है आपको? अब फिर से ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हूं, क्या इसी को मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूं? कैसे, साइन एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक कॉस एक्स को मैं यहां ले लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक कॉस एक्स को यहां ले लेता हूं। क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं है। साइन एक्स साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस कॉस फिर से गुणा होके क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने के कारण क्या हुआ, इसको ऐसा लिखने के कारण साइन बाई कॉस, अगेन त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट। सो देख रहे हैं आप त्रिकोणमिति का कितना इंपॉर्टेंस है अवकलन और समाकलन में, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसका वैल्यू होता है tan x के बराबर, और 1 अपॉन कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है sec x के बराबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो ये 4 कॉमन निकाल लिए थे अपन लोग। अब क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी कुछ होता है। अगर आप 1 अपॉन कॉस एक्स को sec x लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स। तो आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं, यहां पर एकदम डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करने के उद्देश्य से बता रहा हूं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, और इतना पूरा को तो आप देख रहे हो कैसे लिख सकते हो, प्लस tan ऑफ एक्स sec ऑफ एक्स। तो ये जो आया है ये आंसर नहीं है, अभी समाकलन हुआ ही नहीं है आपका। तो अब मैं यहां पर साइड में कर रहा हूं समाकलन। तो अब आपका जो फलन है वो किस रूप में दिख रहा है, आपका जो फलन 4, इसको तो मैंने ले लिया था बाहर, या फिर चलिए एक बार लिख देता हूं, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec एक्स tan एक्स। तो ये आपका फलन है। तो फिर से आई बराबर, अब आप इसका समाकलन करेंगे तो मैं 4 को पूरा बाहर ले लेता हूं और इंटीग्रेशन ऑफ, पूरा बाहर ले लिया 4 को, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स प्लस, दो फलन होते हैं तो अलग अलग कर देना है बोले थे, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स इंटू tan एक्स। अच्छा, यहां पर dx लगाना भूल गया था, tan एक्स dx। अब फिर से देखिए 4 तो पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर है, sec स्क्वायर एक्स dx। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन का सूत्र मेरे पास होता है, दैट इज क्या होगा, tan x। ये आपका हो गया tan x, और उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह, और sec x tan x का भी मेरे पास सूत्र होता है। क्या होता है, sec x और tan x का समाकलन का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका sec x। सिंपली इसका क्या होता है, sec ऑफ x। तो अब और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं इतना छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्यूशन को देखिए, और उसमें भी मैंने बाकी स्टेप को इरेज कर दिया है। तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज x इंटू कॉस एक्स। तो अब हमारा दो फलन गुणा के रूप में आ गए हैं, गुणनफल के रूप में आपके दो फलन आ गए हैं। और जब भी दो फलन गुणा के रूप में आए तब आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप देखिए। तो हमने इसका भी एक फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो वो फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइंड कर सकते हैं। सो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स का समाकलन कैसे होगा। सो सबसे पहले जो हम एक जनरल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कैसे करेंगे, आप इसको जो है i इक्वल टू करके लिख सकते हो x इंटू कॉस ऑफ x
dx। तो ये आपको क्या करने हैं, समाकलन करने हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, x इंटू कॉस एक्स dx। अब हम क्या करें, दो फलन हैं तो किसी एक को आप फर्स्ट मान लीजिए और इस वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो मैं साइड में पहले एक बार सूत्र लिख देता हूं या फिर यहीं पर लिख देता हूं। जब भी दो फलन सूत्र मल्टीप्लाई के रूप में हो, आपने इस तरीके से सूत्र देखा था u डॉट वी dx हो, तो इसको मैंने कैसे बताया था, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह लगाना है और पहले का अवकलन du बाई dx, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और ये जो पूरा है इस पूरे का आपको क्या करने हैं, समाकलन। ये क्या होता था, फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। हमने क्या कहा, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट हमारा कौन है, x, तो x एज इट इज, सेकेंड का समाकलन, सेकेंड का क्या करने हैं आपको, समाकलन, तो cos x dx, तो ये हमने सेकेंड का समाकलन कर दिया। माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, उसके बाद ये पूरा का समाकलन और उसके अंदर क्या रहता है, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन मतलब d बाई डी एक्स, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और इस पूरे का समाकलन। तो हमने फॉर्मूले में अच्छे से रख दिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो गया x, और cos x का जब आप समाकलन करते हैं तो cos x का जो समाकलन है वो क्या आता है आपका, sin x। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीटेड। माइनस, ये इंटीग्रेशन आप अभी नहीं कर सकते, बाद में ही कर पाएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलिए, dx बाई dx ये कितना हो गया आपका 1, ठीक है, आपका कितना आ गया है, वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका जब आप करेंगे तो फिर से cos x का अगेन आप समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin ऑफ x। तो कुल मिला के क्या बचा आपके पास, sin x बचा हुआ है, और इसका भी आपको क्या करने पड़ेंगे, समाकलन। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका x sin x, फिर माइनस। अब sin x का जब हम समाकलन करते हैं तो sin x का समाकलन होता है माइनस में cos x, तो फिर से ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस। तो उस हिसाब से x साइन ऑफ x माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया, cos ऑफ x। इसके बाद और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या आप, नहीं कर सकते, तो इसी को आपको क्या बोलना पड़ेगा, फाइनल आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है सेम पैटर्न में, फिर से आपके पास दो फलन हैं, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेंगे अगर आप पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो। अब ये फिर से फॉर्मूला आई मीन क्वेश्चन है, दोनों फलन गुणनफल के रूप में है, कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन I इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, इसको आप क्या बोल दीजिए, फर्स्ट, और ये वाला दूसरा को क्या मान लीजिए, सेकेंड। ओके फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन, तो e की पावर x, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन। थोड़ा आप अच्छे से लिखेंगे, मैं एज इट इज खींच दे रहा हूँ रफ टाइप का। यहाँ तक पूरा चीजें क्लियर हैं। चलिए और नीचे वाला लाइन में सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो x का x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होता है समाकलन, आपको पता होगा। फिर सॉल्व करिए, माइनस, आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको क्या हो गया 1, e की पावर x का समाकलन फिर से क्या होता है, e की पावर x, और यहां पर क्या लगा है dx, तो 1 का कोई वैल्यू है यहां पर नहीं है, सो e की पावर x। अब देखिए e की पावर x का फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अगेन e की पावर x का समाकलन क्या आ जाएगा, e की पावर x। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में e की पावर x क्या है, कॉमन है, तो हम दोनों पदों से e की पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, x, ये यहां से e की पावर x बाहर हो गया तो क्या बचा x माइनस 1, तो ये आपका फाइनल क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से हमारे पास क्वेश्चन देखिए, अब का जो क्वेश्चन है, इसके पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन था, इनडेफिनिट का था। अब ये इनडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है पहले वीडियो में मैंने फिर से बताया हुआ है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कोई भी लिमिट नहीं दिया था कि किस लिमिट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो वो अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन था। अब हमारा लिमिट दिया होगा, लिमिट पता होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x की पावर 4 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x की पावर 4 dx। क्या किए हैं, सबसे पहले तो हमको एज इट इज इसको जो नॉर्मल अनिश्चित समाकलन है आपको पहले सॉल्व वैसे ही करना पड़ता है। तो आई और इसको आप एज इट इज सॉल्व करेंगे का मतलब यहाँ पर ये है कि x की पावर 4, फिर से वही x की पावर अगर 4 है तो आप फिर से सूत्र को जान रहे हैं x की पावर n, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये इसका समाकलन होता है। तो n के जगह में क्या दिख रहा है आपको 4, तो उस हिसाब से x की पावर n+1 मतलब x की पावर 4+1 डिवाइडेड बाई 4+1, इतना तक आप अनिश्चित समाकलन में भी करते थे। बट ये जो लिमिट है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको हम बोलेंगे हायर लिमिट। तो आपको लिमिट को भी लगाना पड़ेगा, ये हो गया आपका लोअर लिमिट और ये हो गया आपका हायर लिमिट। अब क्या करिए, फिर से सिंप्लीफाई करिए अच्छे से, तो x की पावर क्या हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, फिर से लिमिट लगा दीजिए 2 to 3। अब ये जो 5 है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें तो मुझे मान रखने नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ बाहर ले लेता हूँ, लेकिन ये 5 हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए मैं इसको 1/5 बाहर ले लिया, 1/5। अब कैसे सॉल्व होगा ये, तो अब आपका क्या बचा x की पावर 5 और 2 to 3। अब आपको लिमिट को रखने हैं, लिमिट को कैसे रखने बोला हूं, ये जो चर राशि है वहां पर एक बार आपको जो है हायर लिमिट को रखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए कैसे होगा, 1/5 ओवरऑल आपने क्या निकाल लिया था कॉमन। अब यहां पर हायर लिमिट को रखना है तो x के जगह में रखना है, तो ये आपका हो गया 3 की पावर 5, 3 की पावर क्या हो गया 5, फिर लगाना है माइनस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपका क्या है 2 और उसके भी पावर में क्या हो जाएगा 5। तो आपने यहां पर देखा x के जगह बस में एक बार हायर लिमिट को रखे हैं, एक बार लोअर लिमिट को, पावर अभी भी सेम है, ठीक है। ओके चलिए फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। अब आपको 3 की घात 5 है, मतलब 3 को 5 बार गुणा करना है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो 243 आ जाएगा, और 2 को जब आप 5 बार गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 32। ओके चलिए इसी को और आगे सॉल्व करें, तो 1/5 i इक्वल टू 1/5, फिर से 243 में आप क्या कर दीजिए 32 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 211। अगेन ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 211 डिवाइडेड बाई 5, तो यही आपका क्या होगा आंसर। दशमलव में लाने की मतलब भाग देने की कोशिश मत करना, दशमलव में लाने की कोशिश मत करना, तो इसी को आप फाइनल आंसर के रूप में भी छोड़ सकते हैं। तो ये है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sec x tan x dx, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहली बात i इक्वल टू आप सिंपली बोल सकते हो 0 to π/4 sec of x इंटू tan x dx। अब आप जानते हैं कि इसका समाकलन का तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, i इक्वल टू sec x tan x का जो समाकलन जो होता है वो सिंपली sec x ही होता है। तो ये आपका sec x, लिमिट को लगा दीजिए, 0 to कहां तक गया है π/4। अब देखिए यहां पर चर राशि क्या है x, दैट इज थीटा यहां पर, तो एक बार हायर लिमिट को रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट को। sec x के जगह में क्या रखना है आपको π/4 माइनस फिर से sec एक बार लोअर लिमिट को, दैट इज sec 0। अब फिर से वही बात, अगर आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करने में, आई मीन आपको याद नहीं होगा, तो आपको कुछ कुछ वैल्यूज याद रख लेने चाहिए, या फिर निकालने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। याद रखना बहुत टफ टास्क नहीं है, कुछ कुछ मान को अगर आप याद रखते हैं तो बाकी के वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो sec π/4, तो sec π/4 का जो वैल्यू होता है दैट इज √2,
और सेक 0 डिग्री, एक्चुअल में ये थीटा का मान है ना, कोण का मान है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया माइनस, और यहां पर क्या लगा देंगे 1। तो या तो अब आप चाहें तो आई का मान यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, √2 माइनस 1। लेकिन अगर आपको √2 का वैल्यू पता है, √2 का अगर आपको वैल्यू पता है तो आप फिर से फर्दर सॉल्व कर दीजिए। 1.414 ये आपका √2 का वैल्यू होता है, और इसमें कर दीजिए 1 को माइनस। तो 1.414 में अगर आप 1 को माइनस कर दिए तो बचा क्या आपका 0.414। तो I इक्वल टू 0.414। तो ये आपका क्या होगा आंसर। ये पूरा था, ये आपका था डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आप इसको पहचान भी जाएंगे। क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, आप इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ ये रूल्स रेगुलेशंस आप नियम वगैरह पढ़े हैं, वहां से आया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ r टू इन्फिनेटिव कैपिटल R, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल R टू इन्फिनेटिव g(m1 m2 बाई r स्क्वायर dr), r के सापेक्ष आपको क्या करने हैं, समाकलन करने हैं। आप इसको जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आप 11th में पढ़े हुए थे। और अगर इसी का एक और वर्जन अगर आप देखना चाहें तो कूलॉम का नियम में भी इसी प्रकार का आपका फोर्स का वैल्यू आता था। ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता था, और उसी प्रकार आप 12th वाला स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपने कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़े हैं, जिसमें बल का भी मान इसी प्रकार से आ जाता है, Q1 Q2 करके आप देखते हैं। ठीक है, खैर उसमें नहीं जाएंगे, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, इट्स मैथ एंड टॉपिक इज समाकलन। लेट्स स्टार्ट। आप जानते हैं कि यहां पर ये तो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसको आप बोल देते हैं। ये द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर केस में। तो हम इस पूरे कांस्टेंट को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो I इक्वल टू g(m1 m2) हमने क्या ले लिया बाहर। अब बाकी क्या बचे फिर, r टू इन्फिनेटिव, और आपका बचा है 1/r स्क्वायर dr। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हमको क्या करने हैं, समाकलन करने हैं। तो I इक्वल टू g(m1 m2) 1/r स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर ऐसा तो कुछ मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो 1/r स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या सॉल्व नहीं कर सकता, या कुछ और नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। कैसे? r टू इन्फिनेटिव, और r का स्क्वायर है, तो अगर मैं उसको ऊपर ले जा दूं तो घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ प्लस में है घात, तो जब हम उसको अंश में ले जा लेते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में। घातांक के नियम से आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम डिटेल में चर्चा किया है। ओके, अब यहाँ तक तो ठीक है। फिर से आपको ये कैसे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। सो n के जगह में क्या दिख रहा है, माइनस में 2। तो एकदम अच्छे से आप वैल्यू को रखेंगे। कुछ कुछ यहाँ पर प्लस माइनस का आपको दिक्कत हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी हो जाए। कुछ गलत हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बता दिया करें, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दिया जा सके। ओके, r की पावर -2 है, तो r n+1, n आपका क्या है, माइनस में 2 प्लस 1, अगेन माइनस में 2 प्लस 1। ठीक है, अच्छा समाकलन तो हो गया है हमारा। तो समाकलन हो गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, और यहां पर आप लगा दीजिए लिमिट r टू इन्फिनेटिव। यहां तक चीजें क्लियर है। उसके बाद I इक्वल टू g(m1 m2), अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2 और प्लस में 1, तो घट जाएगा, घटाओगे, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस वाला वैल्यू, इसलिए आपका r की पावर में माइनस में 1 और डिवाइडेड बाई माइनस में 1। यहां तक चीजें क्लियर है। लिमिट क्या है आपका, r टू क्या चले गया, इन्फिनेटिव। फिर से आगे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, अब इसको अगर आप ध्यान देंगे तो कैसे होगा, I इक्वल टू g(m1 m2), अब देखो ये -1 है, वो डिवाइड बाई में है, कुल मिला के वो माइनस यहाँ पर भी आएगा, तो मैं इस -1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो -1 को अगर मैं कॉमन लिया हूँ तो -1 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो -1 हट गया है, तो आपका बचा क्या फिर, तो आपका सिंपली अब बच रहा है r की पावर -1 और r और लिमिट। अब आप देख रहे हैं r की पावर में -1 है और मुझे ये लिमिट को रखने हैं, तो ऐसे में तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो अब मैं अगर यहाँ पर नीचे से ऊपर ले जा सकता हूँ तो मैं ऊपर से नीचे भी ला सकता हूँ अपने काम को आसान करने के लिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, I इक्वल टू -g(m1
m2 और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिख दूंगा 1/r। अगेन ऊपर में था तो माइनस में 1 था तो नीचे में आ गया तो +1, और +1 को दिखाते ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा r और इन्फिनेटिव। अब आप लिमिट को रख सकते हैं i = -g m1 m2। लिमिट को रखेंगे तो पहले किसको रखते हैं, हायर लिमिट को, तो 1/r के जगह में हायर लिमिट दैट इज इन्फिनेटिव माइनस लोअर लिमिट 1/कैपिटल में r। ओके, चलिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, i = -g m1 m2 1/इन्फिनेटिव, तो 1/इन्फिनेटिव का जो वैल्यू है वो होता है 0 - 1/r। अब देखिए 0 - 1/r का मतलब क्या हुआ, फिर माइनस में 1/r। तो ये जो माइनस में 1/r है, मतलब यहाँ पर का जो माइनस है और यहाँ पर का जो माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो g m1 m2 /r, ये आपका क्या होगा आंसर। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन। ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारा समाकलन पर बेस्ड था। मेनली समाकलन के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो पर सॉल्व किया है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा का पूरा बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, समाकलन क्या होता है वो सब हमने बताया, समाकलन के प्रकार क्या होते हैं ये सब भी डिस्कस किए हैं। सो होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी उसका बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।